हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नेट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मेनली हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है दो टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कोडिंग सीक्वेंस एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, एंजाइम ग्लैक्टोसाइडेज कन्वर्ट गैलेक्टोज इनटू लैक्टोज। देखिए पहले स्टेटमेंट ध्यान दे तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की बात करें, मेनली जो ना बैक्टीरिया में जो है प्लाज्मिड पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये जो प्लाज्मिड होता है इस पे कुछ जीन्स होते हैं जो कोड करते हैं मेनली बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए। ओके, अब देखो इस जीन पे अगर हम स्टेन करने की कोशिश करें ना, उस बैक्टीरिया को स्टेन करने की कोशिश करें जिसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है, तो वो ब्लू कलर हो जाएगा। लेकिन सपोज करो हमने क्या किया, हमने इस जीन को काट के हटा दिया और इसके बदले कुछ नया जीन हमने जो है लगा दिया। तो जब नया जीन लगा देंगे तो उसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा नहीं और उसको अब स्टेन करेंगे तो मेनली क्या होता है, उस पर कोई कलर चढ़ता नहीं है। तो आप क्या देखोगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को जो है हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। एंजाइम ग्लैक्टोसाइडेज कन्वर्ट करता है गैलेक्टेज को लैक्टोज में, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ द ऑप्शंस सही होंगे यहां पर। ठीक है, आगे देखते हैं। Which statement is correct? E. coli having PBR 322 with DNA insert at BAM H1 site cannot grow in medium containing tetracycline. देखिए अगर PBR 322 की बात करते हैं, मेनली ये प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड अगेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इस पे एक रीजन होता है जो कि कोड करता है BAM H1 साइड। ये BAM H1 साइट होता है ना, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे जीन्स हैं जो इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बनाते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM H1 इज प्रेजेंट इन टेट्रा, ये बस पहले स्टेटमेंट का उल्टा लिखा हुआ है जो कि स्टेटमेंट सही है। थर्मस एक्वाटिकस इज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक। देखिए थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका प्लाज्मिड जो है ना हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। तो मेनली इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है एनीलिंग प्रोसेस के लिए, मतलब प्राइमर को जोड़ने के लिए डीएनए से। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। Which divalent cations are usually used to make competent cells? देखिए सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए उसमें जो है हम डीएनए उसमें डाल सकें, एक्स्ट्रा डीएनए जो उसमें ऐड कर सकें, तो उसके लिए हम उसको ट्रीट करते हैं कैल्शियम आयन से। तो मेनली यहाँ पे यूज किया जाता है कैल्शियम आयन उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स आर द जीन्स विच कोड फॉर। मेनली जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने के लिए। मतलब वैसे जीन जिसके अंदर हमने जेनेटिक बदलाव किया है और वैसा जीन जिसके अंदर जेनेटिक बदलाव नहीं किया है, दोनों को पहचानने के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली वैसा जीन जो रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक के खिलाफ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। What may complicate the process of gene cloning within the cell? देखिए जब जीन को क्लोन करते हैं तो मेनली क्या होता है, डीएनए है, डीएनए पे होता है रिकॉग्निशन साइट और इस रिकॉग्निशन साइट पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसको कट कर देता है। ठीक है, तो अगर डीएनए में एक रिकॉग्निशन साइट होगा तो उसको एक जगह से काटा जाएगा, बट एक से ज्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट है तो उस केस में क्या होगा ना कि डीएनए को टुकड़ों टुकड़ों में, बहुत ज्यादा टुकड़ों में काट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होना ये कहीं ना कहीं क्लोनिंग की प्रक्रिया को जो है कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो सही जवाब हो जाएगा मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा। बायोरिएक्टर क्या होता है? बायोरिएक्टर एक ऐसा टैंक होता है जिसमें मेनली हम जो है ना जेनेटिक प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। इसमें जो भी जीन्स हमने बदलाव किया है उसका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम बायोरिएक्टर से ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या है, ये एक फर्मेंटर टैंक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ सेल टू ग्रो इनटू द कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। एक सेल है, ये सेल इस काबिलियत रखता है कि पूरा जो है नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है। इस सेल को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। तो इसको बोला जाएगा सेलुलर टोटिपोटेंसी। हु डिस्कवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया गया मेनली जो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा। One of the key factor which makes plasmid the vector in the genetic engineering is that,
अब तक यहाँ बोल रहा है बेसिकली जो ना, हम प्लास्मिड को वेक्टर के रूप में क्यों यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। पहला स्टेटमेंट है इट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इसका कोई लेना देना नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज रेजिस्टेंट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल नहीं। इट हैज एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन, बिल्कुल। इसमें जो है ना प्लास्मिड के अंदर एबिलिटी होता है कि वो फॉरेन जीन को ट्रांसफर करवा सकता है, इसलिए हम इसको जो है वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। For the transformation, microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of। देखिए मेनली हम क्या करते हैं ना, किसी भी फॉरेन डीएनए को जब हम इसमें ऐड करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम सेल में ऐड करना चाहते हैं होस्ट सेल में, तो हम क्या करते हैं, उसके एक मेथड होता है जहां पे हम उसको जब बम्बार्ड करवाते हैं जीन गन की मदद, टकराते हैं बेसिकली, शूट करते हैं एक तरीके से, तो वो जाके जो है उसके अंदर खुद को इंटीग्रेट कर लेगा। तो ये मेनली माइक्रो पार्टिकल किससे बना होता है, तो ये माइक्रो पार्टिकल गोल्ड या टंगस्टन का बना होता है, जो हेल्प करता है फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने में होस्ट डीएनए के अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्रोज मीडियम लेते हैं और एग्रोज मीडियम में हम जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसको डाल देते हैं, फिर उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट। अब डीएनए जो होता है ना ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नेगेटिवली क्यों है, क्योंकि डीएनए में पाया जाता है फॉस्फेट आयन, तो फॉस्फेट आयन डीएनए को जो है नेगेटिवली चार्ज बना देता है, जिसके चलते जो डीएनए है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है मूव करेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। तो डीएनए जो है मेनली वो मूव करेगा। अब यहां पर क्या होता है, डीएनए साइज के अनुसार जो है ना मूव करता है, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा दूर ट्रैवल करेंगे, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं कम ट्रैवल करते हैं। तो मेनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इसलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें से कौन सा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है वेक्टर डीएनए इज द साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। देखिए वेक्टर डीएनए कोई साइट नहीं है टीआरएनए सिंथेसिस का। वेक्टर डीएनए मेनली वो डीएनए होता है जो हेल्प करता है ट्रांसफर करने में, जो भी होस्ट डीएनए ये फॉरेन डीएनए है उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जो है हम वेक्टर डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। उसके अलावा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो सोमैटिक सेल को जब हम फ्यूज करते हैं ना आपस में, तो इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कैलस क्या होता है, टिश्यू कल्चर जब किया जाता है तो कुछ टिश्यू की मदद से हम जो है पूरे प्लांट को ग्रो करवाते हैं। यहाँ पे जब शुरुआती लेवल पे सेल्स जो है बढ़ेंगे और बढ़ के पूरा एक गोला बना लेता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको कैलस बोलते हैं। यही कैलस आगे जाके डिफरेंशिएट करेगा और रूट और शूट का निर्माण करवाएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करें तो ये टिश्यू कल्चर को ही बोला जाता है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम है। ओके, होस्ट सेल मेम्ब्रेन कैन बी मेड परमिएबल बाय, अगेन ये वही वाली बात है कि भाई होस्ट सेल मेम्ब्रेन को हम कैसे परमिएबल करेंगे ताकि ये फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। अगेन कैल्शियम आयन, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हेल्प करता है होस्ट सेल डीएनए को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। What are the components present in the seminal vesicles that causes thick yellowish secretion? Seminal vesicle जो है मेनली मेल में पाया जाता है, जो ग्लैंड है, और ये सिक्रीट करता है कुछ फ्लूइड सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली जो शुगर होता है, उसके अलावा जो फैट होता है, इसमें विटामिन सी जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 and 3 जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। Having two antibiotic resistant gene in the same plasmid, अगर एक ही प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो इसे क्या फायदा मिलता है। दो एंटीबायोटिक ऐड टू द इफेक्ट ऑफ फॉर सिलेक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दो एंटीबायोटिक्स हमें कोई सिलेक्शन में कोई मदद नहीं मिलने वाला है, वो चीज नहीं है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेंट्स, बिल्कुल ये हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स में कौन जो सेल है जीन है वो बदला है, कौन जीन नहीं बदला है, कौन रिकॉम्बिनेंट जीन है, कौन रिकॉम्बिनेंट जीन नहीं है, उसका पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही है। ओके, which of the following steps are catalyzed by thermus aquaticus DNA polymerase in PCR reaction? टैग जो होता है मेनली क्या होता है, थर्मस एक्वाटिकस। ये मेनली जो है ना इसका जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं, तो इस कारण जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है, और ये मेनली जो है एनीलिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ओके, मेनली जो एनीलिंग क्या होता है, जो प्राइमर्स होते हैं वो पहले इनिशिएट कैसे किया जाता है, जब हमारे पास डीएनए का निर्माण करना है तो पहले प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, फिर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेनली जो है प्राइमर को टेम्पलेट डीएनए पे जोड़ने में ये हेल्प करता है।
तो ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस किया जाता है, इस कारण जो है यहाँ पर थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। Which of the given statement is correct in the context of visualizing DNA molecules separated by agarose gel electrophoresis? अगेन ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला क्वेश्चन है। देखिए मेनली क्या होता है, जब हम सेपरेट करते हैं तो डीएनए हमें ऐसे ही विजुअल नहीं होता है, बल्कि उसको हमें कुछ करना पड़ेगा तब जाके विजुअलाइज होगा। तो कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, मेनली इथेरियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब इथेरियम ब्रोमाइड पे जब डीएनए को स्टेन करेंगे तो ये विजिबल लाइट में दिखेगा नहीं, विजिबल लाइट में नहीं दिखता है। डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट, ये भी गलत है। इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, बिल्कुल ये ठीक है। यहाँ पर जब हम इथेरियम ब्रोमाइड से पहले इसको स्टेन करते हैं और जब स्टेन करेंगे तो मेनली जो है वो हमें विजिबल हो जाएगा, वो डार्क ऑरेंज कलर का जो है विजिबल हो जाता है जब हम उस पर यूवी लाइट डालते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथे में देखो बोला है सेम कंपाउंड दिया हुआ है लेकिन यूज किया इंफ्रारेड लाइट का, नहीं इंफ्रारेड लाइट को यूज नहीं करते हैं, यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। Assertion: The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with the compound known as ethidium bromide followed by the exposure to UV radiation. ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें जो है डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखना है तो हम क्या करेंगे, उस पर इथेरियम ब्रोमाइड डालेंगे और यूवी रेडिएशन से पास करेंगे तो हमको विजुअल हो जाएगा। We can see bright red color bands of DNA in an ethidium bromide stained gel exposure. देखिए अगर बात किया तो यहाँ पे हमको ब्राइट रेड कलर नहीं दिखता है बल्कि हमको मिलता है ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे assertion is correct but reason is incorrect. During agrogel electrophoresis, DNA fragments move towards the anode. This is because देखिए एनोड क्या होता है, एनोड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके एनोड की बात करें पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसकी तरफ जाहिर सी बात है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसलिए एनोड की तरफ मूव करता है। तो मेनली डीएनए में फॉस्फेट आयन है इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। रोप जीन्स इन पीबीआर 322 कोड्स फॉर, देखिए जो रोप जीन होता है ना, जो मेनली अगर हम पीबीआर को देखें तो पीबीआर में एक रीजन है जो कि मेनली आरओपी होता है, रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेनली ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसके चलते जो है रेप्लिकेशन वगैरह जो है हो सके। तो ये है प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड, वैसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो रेप्लिकेशन में सहयोग देते हैं। स्पार्ज stirred tank bioreactors is advantageous over the simply stirred tank bioreactors as, देखिए स्पार्ज स्टीयर टैंक्स की बात करें मेनली ये बायोरिएक्टर्स होते हैं जिनके अंदर जो है कुछ फैंस लगा रहता है और ये कॉन्स्टेंटली रोटेट करते रहता है ताकि जो है मेनली अच्छे से हमें प्रोडक्ट मिलता रहे और इसमें एरेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। तो ये एरेशन को एक तरीके से जो है ना इंश्योर करता है, प्रॉपर्ली एरेट होते रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। स्पार्ज टैंक्स हैज ब्लेड्स व्हिच मूव फास्ट, ऐसा भी कोई बात नहीं है। एयर बबल्स इनहैंसेस द ऑक्सीजन ट्रांसफर, बिल्कुल ये सही है, एयर बबल्स होते हैं ना कहीं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एयर का मूवमेंट जो है वो ज्यादा करवा देंगे, इसलिए जो है स्पार्ज स्टीयर टैंक्स अच्छे होते हैं। ओके The restriction sites of the nucleoid are methylated because, देखिए जो restriction site होता है एंजाइम्स का इसको मेथिलिन ग्रुप से जोड़ा जाता है, बहुत सारे मेथिलिन ग्रुप उसमें ऐड किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैक्टीरियल सेल को बचाया जा सके उनके खुद के एंजाइम से, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैक्टीरियल सेल को बचाया जा सके उनके खुद के एंजाइम से, ताकि ऐसा ना हो कि उनका खुद का एंजाइम उनको डाइजेस्ट कर जाए, इसलिए। सर्टोली सेल्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस एक्ट एज, देखिए सर्टोली सेल की बात करें मेनली क्या होता है, टेस्टिस में जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करें तो इसमें जो है 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो 2 तरह के सेल्स होते हैं, जो बाहर वाले सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल और अंदर जो है ना अंदर होता है स्पर्मेटोगोनियल सेल, अंदर की तरफ होता है स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल को, तो ये नर्व सेल की तरह काम करते हैं। स्पर्म्स आर ऑफ, देखिए मेनली स्पर्म्स की बात करें तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक वैसे स्पर्म्स जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और कुछ वैसे स्पर्म्स जिसका वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स को बोलते हैं एंड्रोसोम्स और जिसमें वाई क्रोमोसोम है उसको बोलेंगे एंड्रोसोम्स और वहीं जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा उसको बोलेंगे गाइनोसोम्स।
ओके तो दो तरह के स्पर्म्स होते हैं. द नंबर ऑफ पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis इन द ह्यूमन बीइंग इज. देखिए ये है प्राइमरी oocyte. ओके प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 करता है, प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 करेगा तो क्या बनाएगा, दो गो सेल बनाएगा. एगो जो है सेकेंडरी oocyte और एगो जो है पोलर बॉडी. ये सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी दोनों के दोनों मियोसिस 2 करेगा. ये भी मियोसिस 2, ये भी मियोसिस 2. तो ये बन जाएगा ओवम और साथ ही साथ सेकेंड पोलर बॉडी. और यहाँ पे जो पहला पोलर बॉडी है अगेन डिवाइड करके दो पोलर बॉडी बनाएगा. इस तरीके से आफ्टर मियोसिस डिवीजन 3 पोलर बॉडी और एक जो है ओवम का निर्माण होता है. तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3. During which month of pregnancy first movement of fetus is observed? देखिए first movement of fetus is mainly observed during the 6th month. Hormone responsible for the ejection after the birth of the baby is. देखिए मेनली जो हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल है इजेक्शन ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. ठीक है ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हेल्प्स इन पार्चुरेशन. ठीक है तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम ओवरी. देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ना ये ओवरी से नहीं आता है बेसिकली, तो ये गलत है. ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो सकता है. प्रोलैक्टिन एंड रिलैक्सिन. देखिए रिलैक्सिन का कोई काम नहीं है तो मेनली यहाँ पे एक ऑप्शन ये कर लीजिए ना प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, तब वो सही हो जाएगा. इसको चेंज करके कर लो, प्रोलैक्टिन की जगह जो है इसको काट के हटा दो और यहाँ पे कर लो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन. तो ये जो है मेनली हेल्प करता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन. प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. ठीक है ओवम रिसीव्स स्पर्म इन द रीजन ऑफ वेजिटल पोल, इक्वेटर, एनिमल पोल, पिगमेंटेड एरियाज. देखिए मेनली ओवम की बात करते हैं तो एक साइड न्यूक्लियस रहता है और बाकी साइड जो है साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो जाता है. जिस साइड न्यूक्लियस होता है उसको एनिमल पोल कहा जाता है और जिस साइड जो है साइटोप्लाज्म है उसको वेजिटल पोल कहते हैं. मेनली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एनिमल पोल साइड होता है. ऑप्शन नंबर सी. The middle layer of the uterus is thick muscular myometrium that help in. देखिए हमें बोला जा रहा है मायोमेट्रियम का क्या काम है. अगर ओवरी को हम देखें तो ओवरी का मेनली जो है 3 लेयर होता है. ठीक है आउटर वाला जो है पेरीमेट्रियम, फिर उसके बाद जो है मायोमेट्रियम और फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला. इसमें बीच वाले लेयर को लेकर सवाल है मायोमेट्रियम का मेन काम क्या होता है. रिलीज ओवम फ्रॉम द ओवरी, नहीं ऐसा कोई काम नहीं है. रिलीज ऑफ फीमेल हार्मोन, साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ये मायोमेट्रियम काम करता है. शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज. देखिए अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है मेनली क्या होता है शुरुआत में और एंड में जो कुछ दिन होते हैं ना इनिशियल डेज और एंडिंग डेज, इसको मेनली बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है इसमें ब्लीडिंग फेज भी बोला जाता है. ब्लीडिंग फेज जब खत्म होता है तब शुरुआत हो जाता है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ना फॉलिकल्स वगैरह का निर्माण होता है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल ये सब बनेगा और फाइनली जो है प्राइमरी oocyte डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बनाएगा और सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के बाहर निकलेगा और 14वें दिन जो है 14th डे जो सेकेंडरी oocyte होता है ये आ जाता है. जिसको आ जाता है कहाँ, ये क्या होता है एम्प्यूला रीजन में. एम्प्यूला जो मेनली पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, तो उसमें आ जाता है और वहां पर जो है वो वेट करता है. तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज और वो इंतजार करेगा और फाइनली जो है क्या होगा उसके बाद वो आगे मूव कर जाएगा. उसके बाद जो स्टार्ट होता है दैट इज ल्यूटियल फेज. तो ये चीज है. तो सबसे छोटा जो फेज यहाँ पर देखने को मिलता है दैट इज ओव्यूलेटरी फेज. ये सबसे छोटा होता है. Inner cell mass embryo contains certain cells that contain cells called stem cells which has potential. अच्छा देखिए स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो मेनली इनका मेन काम क्या होता है, तो स्टेम सेल्स इस काबिल होता है ना कि ये किसी भी टिश्यू और ऑर्गन को डेवलप करवा सकते हैं. तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैट इज डी ऑप्शन जो है गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. Parturition occur due to the release of hormone oxytocin that causes. देखिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. ये यूट्रस को जो मेनली कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और रिलैक्सिन जो है वो रिलैक्स करने में हेल्प करता है. इस तरीके से दोनों मिलकर जो है पार्चुरेशन करवाते हैं. तो इसका मेन काम है स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. Sperm activation in the female reproductive tract is also known as.
देखिए स्पर्म एक्टिवेशन की बात करें तो मेनली क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो जब जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पर जो उसको एक्टिवेट किया जाता है ताकि आगे जाके जो है फर्टिलाइज कर सके ओवम को, तो इस एक्टिवेशन को कहा जाता है कैपेसिटेशन। ओके इसके बाद मेनली जो है पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि जब एक ओवम है, ओवम को जब एक ये क्या होता है स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, उसके बाद जो ओवम होता है वो खुद को ब्लॉक कर लेता है ताकि और ज्यादा जो है फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज ना कर पाए। तो ये कैसे रोका जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, कॉर्टिकल रिएक्शन, तो तीनों ही सही है, तो ऑल द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउ आर मैच्योर स्पर्म एंड ओवम सिमिलर। अगर मैच्योर स्पर्म और ओवम की बात करें तो किस तरीके से सिमिलर है। ओके ऑप्शन ए कहता है दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दे आर फॉर्म बिफोर बर्थ, देखिए ओवम जो होता है बहुत सारे ओगोनियल सेल्स बर्थ से पहले ही बन जाते हैं, तो ओवम के लिए तो सही है। लेकिन अगर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्यूबर्टी के बाद बनता है, लगभग जो है 12-13 साल बाद जो है बनेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दे हैव अ फ्लैजेलम दैट प्रोवाइड्स मोबिलिटी, नहीं ये भी गलत है। दे हैव बोथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल स्पर्म और ओवम की बात करें तो इसमें जो है ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और इनमें जो है 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम करता है, तो देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना ये लीडिक सेल पर काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल पर काम करता है, और एफएसएच जो है ये सर्टोली सेल पर काम करता है। oogenesis is the process in the ovary that results in production of female gamete। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। oogenesis begins before birth, बिल्कुल सही बात है। oogenesis की बात करें तो millions of ogonial cells are produced in the ovary of the baby। Okay, in oogenesis unequal cytokinesis result in one single large daughter cell which goes on to form the egg। ये स्टेटमेंट भी सही है। oogenesis में बेसिकली अनइक्वल डिवीजन होता है जिसके बाद एक बड़ा सा डॉटर सेल बनता है जिसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं, और बाकी जो पोलर बॉडीज रहता है जो छोटे छोटे होते हैं। At birth, an ovary already contains all the cells it will ever have that will develop into egg। बिल्कुल जन्म के समय ही ओवरी में सारे एग्स होते हैं जो आगे जाके जो है हर महीने रिलीज होते रहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। oogenesis continues throughout the life of the individual, ये गलत है। oogenesis पूरे समय नहीं चलता है। ओके मेनली जो है देखोगे तो 11-12 साल पे स्टार्ट होता है जिसको मेनार्क बोलते हैं, और उसके बाद जो है 45-50 तक जो है ये खत्म हो जाता है जिसको मेनोपॉज कहा जाता है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क और एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज। द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज, ओके नरिशमेंट एंड प्रोटेक्ट द एग सेल, नहीं कॉर्पस ल्यूटियम कोई नरिशमेंट वगैरह नहीं करता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इन द मिल्क सैक ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ये भी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ओके मेंटेनिंग प्रेगनेंसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन क्रोनोइक गोनाडोट्रोफिन, देखिए मेनली ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो है प्रोड्यूस करने में सहयोग करता है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो ये अन्य हार्मोन्स भी रिलीज करता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, उसके अलावा जो है ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन रिलीज करता है, ये सब। Which of the germ layers is best associated with development of the heart? देखिए जो इनर सेल मास होता है, जब जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड करता है तो आउटर सेल को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, इनर सेल को इनर सेल मास बोलते हैं। ये जो इनर सेल मास होता है ये फर्दर डिवाइड करता है और 3 लेयर में बढ़ जाता है, जिसको सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म होता है। तो मेनली हर्ट किससे बनता है, तो हर्ट बनता है मेसोडर्म से। A fluid filled cavity present in the blastula is called, fluid filled cavity जो ब्लास्टुला में उपस्थित होता है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल। करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट इज, देखिए सही सीक्वेंस की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन पहला सीक्वेंस ठीक है, उसके अलावा जाइगोट, क्लीवेज नहीं होगा, उसके अलावा जो फिर क्लीवेज और ये चीज, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, पहला फर्टिलाइजेशन फिर जाइगोट फिर क्लीवेज फिर मोरुला। मोरुला क्या होता है, 8 से 16 सेल जो स्टेज होता है, 8 और से लेकर 16 तक जो सेल्स वाले स्टेज होते हैं उसको मोरुला कहते हैं। फिर जो ब्लास्टुला फिर ग्रास्टुला। प्लासेंटा कंटेन, देखिए प्लासेंटा जो है मेनली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो फीटस को कनेक्ट करता है यूट्रस से, और जो भी चीजों का एक्सचेंज मदर से बेबी में होना है वो प्लासेंटा के द्वारा ही होना है। तो ये कैसे बनता है, तो ये मेनली बनता है क्रोनोइक विलाय जो कि फीटस का होता है और यूट्रिन टिश्यू जो कि मदर का है, दोनों को मिला के जो है प्लासेंटा बनता है। व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी,
तो ये एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मेनली प्लांट्स में जब कोई भी ग्रुप जाता है, कोई भी और इंसेक्ट बोल रहे हैं, कोई भी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एंटर करता है तो क्या करता है? अपने लिए एमआरएनए सिंथेसिस करता है, ये एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो प्लांट में मेनली क्या होता है, मान लो अगर हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर दें कि प्लांट जो है वो कोई वैसा ही एमआरएनए बना ले जैसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जाके बना रहा है, तो दोनों एमआरएनए एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके चलते जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एमआरएनए होगा वो प्रोटीन वगैरह नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा और अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। इस तरीके से प्लांट जो है बच जाएगा। तो यहाँ मेनली हम क्या करते हैं, यहाँ मेनली जो है हम आरएनए को उसका कैरेक्टर शो करने नहीं देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की मदद से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। When a piece of RNA that is complementary in the sequence is used to stop expression of a specific gene, तो ये सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसजीन क्या करता है? बेसिकली प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ नेटिव जीन कर सकता है, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग बायोसिंथेटिक पाथवे, ओके, प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस अ फेनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ठीक है। तो तीनों ही जो है वो सही स्टेटमेंट है। मैच द फॉलोइंग। एलेक्स जेफरी मेनली जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। एलेक्स जेफरी की बात करें तो एलेक्स जेफरी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ओके, स्वामीनाथन साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन जेनेटिक्स। स्वामीनाथन की बात करें तो मेनली जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन प्लांट में थोड़े से बदलाव वगैरह के लिए, जीन्स में बदलाव करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और रिसेंटली इनको जो है अभी 2023 में जो है इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। एली लिली ने बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है और इसने जो है इंसान की तरह इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जिसको हम बोलते हैं ह्यूमुलिन। और मर्ज और डेविशिव की बात करें तो फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। Which of the following is recognition sequence of E. coli? E. coli 1 की बात करें मेनली तो E. coli 1 का जो recognition sequence होता है that is GAATTC, ये होता है recognition sequence। Which of the following is called hybridization probe? Hybridization probe मेनली क्या होता है? Hybridization probe का मतलब होता है वैसे डीएनए या फिर आरएनए जो कि रेडियो एक्टिव हो उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ जब हम डीएनए आरएनए को मिलाते हैं तो वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोब। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब ये होता है मेनली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी डीएनए को, फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, इसको इलेक्ट्रोपोरेशन कहा जाता है। होस्ट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक, फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए में। ठीक है, ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सदर्न ब्लॉट टेक्निक? देखिए सदर्न ब्लॉट टेक्निक की बात करें, जो पहला स्टेप होता है वो ये है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब क्या है, जो डीएनए होता है इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अलग अलग जगह काटा जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे जो हो जाएगा डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, अगला देखते हैं Cry1AB कंट्रोल। Cry1AB जो है मेनली ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर्स को। आरएनए इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द नेमाटोड। ओके, यहां बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को, तो ये प्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट मेलोडुगिन इनकॉग्निटिया। इसके खिलाफ जो मेनली ये क्या होता है, ये फंगस होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, दैट इज राइट। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनहांसेस न्यूट्रिशनल फूड क्वालिटी, बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास कैरेट वगैरह हो जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आर कार्सिनोजेनिक, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। Which cell reduces the enzyme that allow embryonic implantation? तो मेनली बात किया जाए यहाँ पर तो ये ट्रोफोब्लास्ट होता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है मेनली जो है ये वैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो एम्ब्रायोनिक इम्प्लांटेशन को बढ़ावा देता है। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट। देखिए ह्यूमन प्रोटीन जो होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये एम्फाइसेमा को जो है ट्रीट करने में सहयोग करता है। कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज बीन इन न्यूज। द प्रीफिक्स बीटी का मतलब क्या है? ओके, कैरिंग एन एंडोटॉक्सिन जीन फॉर बैसिलस thuringiensis। ओके, देखो मेनली बात करते हैं तो ये, अच्छा देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और बी, एक में एंडोटॉक्सिन है एक में एक्सोटॉक्सिन है। देखिए मेनली क्या होता है, बीटी कॉटन जो होता है ये प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेनली जो है जब ये इंसेक्ट के स्टमक में जाएगा
तो वहां पर जो है ये अपना एक्शन दिखाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा इन अल्कलाइन मीडियम और इंसेक्ट को किल कर देता है। तो इस तरीके से ये प्लांट को सेव करेगा। Which hormone trigger more frequent and intense uterine contraction? देखिए यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण आता है। ओके, Which of the following statement about blastocyst is not true? About blastocyst is not true. Okay, the trophoblast give rise to embryo. ठीक है, मटेरियल सेंसेस आर एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग क्लीवेज। ब्लास्टोसिस्ट हो गया, यहाँ पे ब्लास्टर को हो गया, सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांट्स इन द मदर यूट्रस, अर्ली डेवलपमेंट इज स्लो। पहला ही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ट्रोफोब्लास्ट जो है गिव राइज टू एम्ब्रायो, ये गलत स्टेटमेंट है। एक सेल है, स्टार्ट करता है डिवीजन और बी स्टेज में घुस जाता है मियोसिस के, और फिर उसके बाद थोड़े समय तक कुछ स्टेज पे रहता है और फिर डी बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है शुरुआत में ओगोनियल सेल्स की बात हो रही है, जाहिर सी बात है सारे ओगोनियल सेल्स है। तो ओगोनियल सेल्स मेनली जब इन फीमेल जो होते हैं ना, मेनली जब वो एक मदर के पेट में ही है, तो उसी समय ये मिलियंस ऑफ ओगोनियल सेल्स उसके अंदर बन जाता है। ये मिलियंस ऑफ ओगोनियल सेल्स क्या करता है, ये मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर देता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता। मियोसिस डिवीजन का मात्र प्रोफेज 1 होता है। तो प्रोफेज 1 हो गया, इसके बाद ये जो है अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और उसके बाद लगभग जब गर्ल जो प्यूबर्टी अटेंड कर ले, जन्म के बाद जब गर्ल प्यूबर्टी अटेंड कर लेगी ना, तब वो डिवाइड करेगा और प्राइमरी ओसाइट बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही हो जाएगा। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस मेनली जो है विटामिन ए के लिए प्रोड्यूस किया गया है। फ्लावर शावर की बात करें तो ये टोमेटो होता है, और मेनली जो नॉर्मल टोमेटो वो जल्दी सड़ जाता है, लेकिन फ्लावर शावर का टोमेटो ये जल्दी सड़ेगा नहीं, जल्दी पकता नहीं, आराम धीरे धीरे पकता है। माउस की बात करें तो माउस का यूज किया जाता है मेनली जो है ना, ज्यादातर जो लैब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो चूहों पर ही किए जाते हैं। और यहाँ पर बात करें ऑप्शंस को मिला के तो मेनली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में जो है ये सहयोग करता है। ट्रांसजेनिक पिग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मेनली जो है पिग के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको कोशिश की जाती है इंसान के ऑर्गन में ट्रांसप्लांट करने की, अगर मैचिंग डोनर नहीं मिल रहा है तो ये हो गया। तो ए का है 3, बी का 1 एंड 2 का सी, ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास सही जवाब। ह्यूमुलिन क्या है? देखिए ह्यूमुलिन जो है मेनली एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने जो है इंसान की तरह इंसुलिन बनाने की कोशिश की, इसी को नाम दिया गया है ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।